हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस को लेकर। इससे पहले मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और साथ ही जो इवनिंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस के बेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी से रिलेटेड, उन सब का भी जो मंथली सीरीज चल रहा है उसका भी जून, जुलाई, अगस्त और जून, जुलाई, अगस्त कंप्लीट हो गई और सितंबर चल रही है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। और साथ ही आप ऊपर जो राइट साइड आई आइकन है वहां से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है। और भी आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप हमारे साथ टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको वीडियोस का लिंक और पीडीएफ डायरेक्टली वहां से आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। जैसा कि शुरू करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो आज का जो मैप क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लोकेशन वेयर इंडिया हैज स्टेबलाइज्ड इट्स ओन सीड स्टोरेज फैसिलिटी। तो वो जगह के बारे में हमें बताना है जो कि जहाँ पे इंडिया ने अपना सीड स्टोरेज मतलब क्या हुआ कि ऐसा जगह होना चाहिए जो कि जहाँ पे सीड हम लोग कुछ भी ऐसा सामान रख ले जो कि खराब होने का ज्यादा चांसेस है। तो बहुत बड़ा एरिया हो और वहाँ पे हम इजिली सीड्स को लंबे समय के लिए रख सकते हैं। तो वो कौन है, जो कौन सा जगह है? चंगला, जो कि लद्दाख में एक जगह का नाम है चंगला। चंगला बोल के एक आपको पास भी है, मतलब पास मतलब क्या, दो पहाड़ है। ठीक है, एक पहाड़ है। तो ये जो बीच से जो रास्ता है ना, इसको बोलते हैं पास, पासिस। तो नाथुला, जेलेपला, चांगला। तो नाथुला जेलेपला तो सिक्किम साइड में, लद्दाख साइड में चांगला ये पास है। फिर शिपकिला है आपको इस साइड में, तो हिमाचल के साइड में। तो ये सब जो पासेस है, तो इसी पास के पास में एक जगह का नाम है, इसी पास के नाम से चंगला बोल के जगह का नाम है, जहाँ पे ये इस तरह का आप देख पा रहे हो, ये हुआ एक, ये इतना बड़ा घर टाइप का है। और आसपास का एरिया देखिए, टेम्परेचर कितना, -4 से 40, -40 तक जाता है। तो आपका फ्रिज में भी इससे कम, मतलब फ्रिज भी इतना ज्यादा नहीं रहेगा जितना यहाँ पे रह सकता है रेफ्रिजरेटर मतलब। तो इसीलिए यहाँ पे सीड्स काफी लंबे समय तक स्टोर कर सके रखते हैं, और जो कि खराब नहीं होगा। तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद होगा एक तरह से। तो ये न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि इंडिया ने हाल ही में इसका स्टोरेज शांगला डिस्ट्रिक्ट में स्टेबलाइज किया, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और इसे जो बनाया गया था वो ज्वाइंटली बनाया गया था डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च, डीआईएचआर, और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इन दोनों के द्वारा। क्योंकि एक प्लांट जेनेटिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हाई एल्टीट्यूड से रिलेटेड जो भी डिफेंस इंस्टीट्यूट है उनसे रिलेटेड वो लोग का भी नॉलेज इसमें चाहिए, तब जाके ना इसको, ये जो है एरिया, इसको अच्छे से डेवलप कर सकेंगे और इसका यूज भी सही तरीके से फिर किया जा सकेगा। ठीक है। तो और पर लेकिन ये सारा जो चीज़ है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये जो है 2010 में लाया गया था, इसको बनाया गया था। पर ये पूरा का पूरा जो भी है, ये डीआरडीओ के ही कंट्रोल में आता है। डीआरडीओ जो कि हमारा जो मेन है डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो भी डिफेंस से रिलेटेड जो रिसर्च होता है ना, उसको मेन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो पहला टॉपिक है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ठीक है, इसे सुमन भी बोला जा रहा है। तो इसे हम हेल्थ मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी जान लेते हैं। तो हाल ही में न्यूज में जो डिस्कस किया, ये आया था क्योंकि सुमन को ये इनिशिएटिव लाया गया ताकि क्वालिटी हेल्थ केयर, वो भी जीरो कॉस्ट में, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन और या मदर से रिलेटेड या नए बच्चे से रिलेटेड, उस वक्त जीरो कॉस्ट में उन लोग को सप्लाई, मैंने उस तरह का सुविधा दिया जा सके बिना 1 रुपए का। ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो भी लैक्टिंग, मतलब जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है या कोई बच्चे, नए बच्चे जो भी हो रहे हैं पैदा, उन सब से किसी भी तरह का ये जो प्रोसेस होगा डिलीवरी के समय का, वो 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा इस स्कीम के तहत। ठीक है। उसके अलावा ये भी इसमें दिया जा रहा है कि 4 बार एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं ना प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, वो भी इस स्कीम के तहत फ्री में दिया जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे इस स्कीम के तहत फ्री सर्विसेज है, जैसे आपको आयरन फॉलिक एसिड जो है ना सप्लीमेंटेशन, ये कहते हैं ना प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए, जिससे जितना ज्यादा फॉलिक एसिड होगा उतना ज्यादा बच्चे के लिए हेल्पफुल होगा। टेटनस के इंजेक्शन और भी डिफरेंट डिफरेंट इंजेक्शन जो दिया जाता है वो प्रेग्नेंट वुमेन को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा इस सुमन इनिशिएटिव के तहत। ठीक है। पर इस इनिशिएटिव के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, जो हर वुमेन के लिए है क्या? तो ये, हाँ, ये सही बात है, ये ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, जितने जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होंगे उन सबको ये इनिशिएटिव दिया जाएगा। जैसे कि अपने मातृत्व योजना जो था वो क्या था, पहले बच्चे के लिए दिया जाएगा, मतलब वो एक तरह से 3,000 रुपया करके दिया जाएगा। जो भी ऑलरेडी वो कहीं जॉब कर रहे हैं और प्रेगनेंसी की वजह से वो जॉब में नहीं जा पा रहे हैं, तो उस केस में जो भी पहला बच्चा होगा ना, उनके लिए, उनसे रिलेटेड उनको ये इस तरह का चीज पैसा स्कीम के तहत आपको 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा दिया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को। तो ये तो था कि वो सिर्फ एक पैसे के तरफ, कैश के साथ ये सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ। बट यहाँ पे क्या होगा कि जो भी है, पहला बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो, तीसरा बच्चा हो, हर जो भी प्रेग्नेंट लेडी हो, उनको ये स्कीम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट
सारा चीज दिया जाएगा, ठीक है। और 6 महीने तक का डिलीवरी का टाइम तक ये पूरा चीज फ्री में मिलेगा। इसके अलावा जो इसका मेन फीचर्स जो आप अगर बोलूं तो ये क्या करेगा, जीरो एक्सपेंस एक तरह से होगा ड्यूरिंग और आफ्टर दोनों टाइम, मतलब प्रेगनेंसी पहले, प्रेगनेंसी जिस वक्त चल रही है, क्योंकि नेटल चेकअप जो भी यही है ये प्रेगनेंसी के वक्त भी होगा। आयरन, फोलिक एसिड, ये सब सप्लीमेंटेशन ये भी प्रेगनेंसी के वक्त भी दिया जाएगा। उसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद भी ये इस तरह से हमने जब डिलीवरी हो जाता है उसके बाद भी फ्री ट्रांसपोर्ट का भी प्रावधान दिया जाएगा, वो भी प्रेगनेंसी के 48 घंटे तक, ठीक है। इसके अलावा जो ऑपरेशन करके डिलीवरी कभी कभी किसी क्रिटिकल सिचुएशन में किया जाता है सी सेक्शन फैसिलिटी के द्वारा, तो वो भी जो है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो भी पब्लिक हॉस्पिटल्स है उनमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा प्रेग्नेंट लेडी के लिए, ठीक है। तो ये सारे चीज प्रावधान ये सुमन जो इनिशिएटिव है इसके द्वारा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI, जिसे हम नीति आयोग वाले सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि इनके द्वारा ही लाया गया है। तो ये पहला एडिशन जो है SEQI का ये लाया जा रहा है नीति आयोग का द्वारा। तो इस ये है क्या SEQI, तो ये करेगा क्या, इवेल्युएट करने का काम करेगा परफॉर्मेंस जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज स्कूल एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से कर रहे हैं, तो वो इवेल्युएट करने का काम करेगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसके द्वारा ये जो SEQI है लाया जा रहा है, लाया तो जा रहा है नीति आयोग के द्वारा, बट किसके सपोर्ट के द्वारा लाया जाएगा, तो MHRD ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के जो सेक्टर एक्सपेरिमेंट्स है ना जो एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो भी इसमें शामिल है। तो वर्ल्ड बैंक है इसमें, कीवर्ड ध्यान रखिएगा इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि MHRD तो आप समझ लेंगे कि स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो नीति आयोग को MHRD सपोर्ट कर सकता है एज ए मिनिस्ट्री की तरफ से। बट वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, तो वर्ल्ड बैंक की जगह आपको कुछ और भी दे सकता है, यूनाइटेड नेशन या कुछ भी यूनिसेफ दे सकता है क्योंकि स्कूल से बच्चे से रिलेटेड है। तो ये सब चीज में आप ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ना ये 30 क्रिटिकल इंडिकेटर्स को देखते हुए ये रैंकिंग देगा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है। तो पहला ये जो क्रिटिकल इंडिकेटर्स रखा गया उसको कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया फर्दर। तो पहला ये आउटकम वाइज देखेगा कि किस तरह का आउटकम दे रहा है, लर्निंग आउटकम्स क्या है स्टेट का, फिर जो भी किस तरह का एजुकेशन आउटकम, किस तरह का एजुकेशन किस लेवल तक दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, फिर इक्विटी मतलब किस तरह का अमीर से गरीब बच्चों तक को किस तरह का एजुकेशन, मतलब हर तरह का एजुकेशन आपको गरीब से अमीर बच्चे तक को सबको इक्वली मिल रहा है कि नहीं, ये स्टेट को द्वारा ये सब चीज फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, उसके बेसिस पे रैंकिंग दिया जाएगा। उसके अलावा गवर्नेंस प्रोसेस भी है, जो किस तरह का गवर्नेंस वहाँ पे इन्वॉल्व है, कितना फ्लुएंटली चल रहा है, तो वो भी देखा जाएगा एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। उसके अलावा इस इंडेक्स का जो मेन सिग्निफिकेंस अगर मैं बोलूं तो वो हो गया कि स्कूल को पूरा तरह से मतलब इस तरह से कैसे करके सक्सेसफुली लर्निंग आउटकम्स निकाल सकता है ये शो करना पड़ेगा, तभी जाके ये इंडेक्स में वो मतलब अच्छे रैंक में दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये कैसे करके रैंक देते हैं, तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जितने भी स्कूल्स वगैरह है ना उनको एक ग्रुप में पहले डिवाइड करते हैं। तो पहले लार्ज स्टेट्स को एक जगह डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्टेट्स को एक जगह डिवाइड करते हैं और यूटीज को एक जगह डिवाइड करते हैं। जैसे स्मॉल स्टेट्स में हो गया गोवा, सिक्किम, फिर उसके बाद जो और भी मिजोरम जो भी हिली स्टेशन है, हिल स्टेट्स जो भी हैं, तो उन लोग को एक जगह कैटेगरी में रखेंगे। लार्ज स्टेट जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब में ज्यादा पॉपुलेशन, तो इन सबको एक कैटेगरी में रखेंगे ताकि इक्विटी मेंटेन किया जा सके। वरना तो हमेशा उत्तर प्रदेश का इतना पॉपुलेशन है तो नंबर ऑफ अगर एजुकेटेड पीपल देखेंगे तो हमेशा ज्यादा ही आएगा। आप तो ये भी बता दूं कि केरला भली एजुकेटेड मतलब एक सबसे ज्यादा लिटरेसी स्टेट कंट्री मतलब स्टेट है, बट फिर भी जितना वहाँ का लिटरेट पीपल है ना केरला में, उससे डबल है लोग वहाँ पे लिटरेट पीपल उत्तर प्रदेश में। तो इस जगह में तो इक्विटी मेंटेन नहीं करा है, क्योंकि एज अ परसेंटेज वाइज तो केरला लिटरेट है, लिटरेट स्टेट कहलाता है, बट परसेंटेज वाइज कम आता है। बट पॉपुलेशन वाइज अगर ये नंबर ऑफ हेड काउंट अगर काउंट करते हैं लिटरेट पीपल का, तो वो उत्तर प्रदेश का या दूसरे स्टेट का ज्यादा है केरला के कंपेयर में, ठीक है। उसके अलावा ये जो है स्कीम इसमें क्या करेगा, मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी आउटकम्स भी देखेगा कि किस तरह का स्टेट और यूटी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं। और स्पेशली मेन चीज इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ध्यान दिया जाएगा वो कंप्यूटर एडेड लर्निंग कितना करवा रहे हैं, कि प्रोजेक्टर में किस तरह का पढ़ाई करा रहे हैं, थोड़ा एनिमेशन वेज करके बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, तो ये सब चीज भी देखा जाएगा, तब जाके उसी हिसाब से रैंकिंग दिया जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है यूथ को लैब। ये फिर से नीति आयोग का सेक्शन में मैं एक साथ 2-3 नीति आयोग और MHRD का सेक्शन लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको रिलेट करने में सुविधा हो, ठीक है। तो यूथ को लैब बोल के फिर से नीति आयोग के द्वारा आया गया है, पर ये वर्ल्ड बैंक नहीं, ये UNDP की मदद से बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें स्पेशली वो लोग क्या करेंगे, सोशल एंड एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन से रिलेटेड ये लोग
यूथ को कैसे एक्सेलरेट कर सके वो देखा जा रहा है। ये स्कूल कॉलेजेस के लिए नहीं, यूथ के लिए सिर्फ, ठीक है। यूथ मतलब सभी आ जाएंगे ना, जिनका उम्र 18 से 19 साल हो, और वो लोग जो भी हो ना, वो सोशल इनोवेशन चैलेंजेस इस तरह का लेके आएंगे सब नेशनल लेवल, नेशनल और सब नेशनल लेवल में, मतलब रीजनल लेवल हुआ सब नेशनल मतलब। तो इस दोनों लेवल में इस तरह का सोशल मतलब इनोवेशन चैलेंजेस लेके आएंगे कि इस तरह का होगा कि पूरा तरह से स्टार्टअप को भी बूस्ट कर सकेंगे, और अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर जो भी यंग है ना, उन लोग को उभार के लेके आ सकेंगे। जैसे अभी फिलहाल कोरोना से रिलेटेड आप अगर इसका वेबसाइट में अगर जाओगे ना, यूथ कोलैब के वेबसाइट में, तो आपको मल्टीपल ऐसे प्रोग्राम्स दिखेंगे, और वो लोग वहाँ पे ऑफर कर रहे हैं कि जो भी यूथ है, उनके पास क्रिएटिव आइडियाज है, इनोवेटिव आइडियाज है, तो वो आए और अपना किसी भी तरह का हमें अपना जो भी प्लान है वो हमें शो करें, हम लोग उसके ऊपर फिर काम करेंगे। तो इस तरह का अभी यूथ कोलैब की मदद से हम बूस्ट अप करेंगे अपने यूथ को, ठीक है। ये जो यूथ का लैब है ना, ये फर्स्ट टाइम यूएनडीपी के द्वारा 2017 में ही लाया गया था, सिटी फाउंडेशन के साथ, ठीक है। उसके अलावा ये जो ऑपरेशनल किया गया था, ये 25 कंट्री में किया गया था, एशिया पैसिफिक रीजन में, मतलब एशिया पैसिफिक रीजन, पैसिफिक हो गया बीच में, और इस तरफ हो गया जो भी पैसिफिक के आसपास वाले जो कंट्रीज है, इस एरिया में पूरा ये टोटल 25 कंट्री में ये फैला हुआ है यूथ कोलैब बोल के, ठीक है। फिर अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है लार्जर पिक्टोरियल वार्निंग्स। आप देखते होंगे कि सिगरेट या जो भी अलग अलग मतलब जो डेंजरस टोबैको प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके पीछे आप बहुत सारे डेंजरस आप मार्क देखोगे, ठीक है। वो सब क्या है, तो उसी से रिलेटेड न्यूज में है कि पिक्टोरियल वार्निंग्स वहां पे लिखा रहता है कि डेंजर, इस तरह का कुछ ऐसा दे दिए। आप देखोगे हाई पावर जहां पर भी आपको मेन स्विच बोर्ड होता है, वहां पे डेंजर लिख के कुछ इस तरह का बनाया रहता है रेड करके, कि आप यहाँ पे इसे ना छुए। तो इसी तरह का अगर आपको सिगरेट्स और ये सब जो होता है ना टोबैको प्रोडक्ट, यहाँ पर भी ये डेंजर लिखने के लिए गवर्नमेंट इसके तरफ से आया था। तो वो क्या है, क्यों न्यूज में बना, ये हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये कंसेप्ट लेके आया गया था। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हाल ही में एक स्टडी फाइंड किया गया कि अगर जितना ही लार्ज मतलब हेल्थ वार्निंग, मतलब आप वार्निंग्स दे रहे हैं ना ये सब प्रोडक्ट के ऊपर, मान लीजिए इतना बड़ा प्रोडक्ट है, और इतना दूर आप सिर्फ खाली एक बड़ा सा प्रोडक्ट ही बना के रखे, मतलब एक पिक्चर बना के रखे डेंजर से रिलेटेड, क्या आपको टोबैको खाने से होगा, कि कैंसर कहाँ कहाँ होने का चांसेस है। देखते होगे आप फोटोज वगैरह में कि मुंह के अंदर का कैंसर से पूरा एकदम डेंजर अफेक्टेड है वो जगह, मुझे पूरा मुंह, और उसका फोटो चिपका देते हैं ताकि ये अवेयर कर सके एक तरह का। तो ये जो पिक्टोरियल वार्निंग्स है ना, ये काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ, और मतलब एक बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब बहुत ही बड़ा मायने में ये जो टोबैको का जो सेल है इसको भी रोका गया। तो इसीलिए ये न्यूज में बन गया था, ठीक है। तो ये चीज हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया था, इसलिए हम हेल्थ मिनिस्ट्री में इसे लिखे हैं। इसके अलावा ये जो पैक है ना, इसमें बोला गया था पहले कि 85% आप मतलब ग्राफिकल वार्निंग्स उसमें रखेंगे। अगर आपको ये 10 बाई 10 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर का अगर यदि आपका ये बॉक्स है ना, तो आपको 8.5 इंटू 8.5 का तो खाली आपको रखना होगा क्या, पिक्टोरियल वार्निंग्स, ठीक है। ये यहाँ पे लाया गया था। तो ये कब लाया गया, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, ये खुद से तो लेके नहीं आए, क्योंकि ये तो अच्छा खासा टोबैको का सेल हो रहा था, तो बिजनेस हो रहा था। तो क्यों ऐसा लाया, क्योंकि अक्टूबर 2014 में हेल्थ मिनिस्ट्री को ये लाने पे मजबूर हुए, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया कि इस तरह का चीज आपको लाना पड़ेगा। फिर भी बहुत सारे जो भी ये टोबैको कंपनी वाले हैं, वो लोग सिगरेट कंपनी वाले हैं, वो लोग क्या करें, वो 40% तक का अपना मांग कर रहे थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उनको लाना ही पड़ा एटलीस्ट 80% तक का, ठीक है। उसके अलावा मतलब ये स्टिकर जो मतलब क्या, जैसे ये स्ट्रिक्टर जो लॉज हम लोग बढ़ाते बनाते जा रहे हैं इस चीज से रिलेटेड, ये क्या है मतलब। तो देख क्यों इस तरह का लाया गया, क्योंकि 1 मिलियन टोबैको रिलेटेड डेथ वो पाया गया, हर साल पाया जा रहा है 2011 से, ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के लगभग में सिर्फ टोबैको के से वजह से मर रहे हैं। और जो कि टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है ना, हमारे हमारे कंट्री का जो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर है, उस उससे तो बहुत ही ज्यादा, मतलब अमाउंट में अगर यदि उन लोग का रेशियो मिलाएंगे, तो काफी ज्यादा एकदम डिफरेंशिएट कर रहा है, कि आप 10 रुपए का हेल्थ एक्सपेंडिचर किए हैं, और यहाँ पे 8 रुपए का तो हम लोग नुकसान कर रहे हैं, इतने लोग मर जा रहे हैं। अगर 1 लाख मतलब 10 लाख लोग मर रहे हैं, तो 8 मतलब क्या हो रहा है, जो वहां से इकोनॉमी में बूस्ट अप करने में मदद करती, तो वो लोग मर रहे हैं, तो एक तरह से तो लॉस हुआ ना। तो वही बात बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये भी देखा गया कि 12% ऑफ चिल्ड्रन जो कि इंडिया में है ना, जो कि 13 से 15 एज ग्रुप में है, वो लोग टोबैको के लत में आ गए हैं, मतलब टोबैको से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स है ना, वो सब चीज में आ गए हैं। इसके अलावा इस सिमिलर केस ये भी देखा गया कि जो एडल्ट और इंडिया में है, वो 35% भी इस तरह का पाया जा रहा है। चिल्ड्रन में आ गया 12%, और एडल्ट लोग हैं 35%, जो कि टोबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट में वो लोग लत हो चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। इसके अलावा ये जो लार्ज पिक्टोरियल वार्निंग्स है, ऐसा क्या नेसेसरी है, ऐसा जरूरी है क्या।
तो ये एक तरह का अवेयर करने का बात है। अगर आप इस तरह का अवेयर नहीं करते तो वो लोग आसानी से वो ऐसे भी सोचेंगे ठीक है चल एक ले लेते तो क्या जा रहा है, ऐसे करते करते वो आदत बन जाएगा। तो इसीलिए अगर यदि इस तरह का जो भी टोबैको प्रोडक्ट हो जिसको च्यूइंग मतलब अच्छे से बीडी या इस तरह का चीज जब यूज करते हैं और उसका प्रोडक्ट में आप अगर थोड़ा भी एक पिक्चर देखा ना, तो एटलीस्ट अगर 1% के लिए भी आप किसी के मन को थोड़ा आप डिफरेंट वे में लेके जा रहे हैं, तो चलिए वो पिक्चर आपका काम आ गया, वो इनिशिएटिव जो आप प्रोडक्ट से मतलब पिक्चर लगाने से रिलेटेड जो आप शुरू किए हैं वो काम आ गया। 1% लोग का भी अगर आप फायदा कर सकते हैं तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद हुआ भी है, तो इसलिए ये न्यूज में बन गया था। अगला टॉपिक है पोषण एटलस। तो एटलस आप बहुत टाइप का एटलस देखे होंगे। अब पोषण से रिलेटेड एटलस, जैसे पोषण माह कौन सा होता है, सितंबर मंथ को हम लोग पोषण माह मतलब पोषण मंथ बनाते हैं ताकि मेल न्यूट्रिशन से कैसे हम फाइट कर सके उसी मंथ में, इसलिए हम लोग फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस का टॉपिक भी पढ़े थे, ठीक है। तो ये इसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट वाले सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूसीडी मिनिस्ट्री तो इन्वॉल्व है ही, इसके साथ दो और बॉडी भी इन्वॉल्व है, इसलिए हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में बोले क्योंकि पोषण से आप रिलेट कर पाएंगे डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर है, बट दो जो बॉडी है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दोनों इंपॉर्टेंट बॉडीज है जो पोषण एटलस से रिलेटेड है। ये तीनों मिलके मतलब डब्ल्यूसीडी के साथ ये दोनों मिलके इन्होंने पोषण एटलस बनाया, और ये पोषण एटलस किसी पोषण अभियान से ही एक इसका पार्ट है, ठीक है। पोषण एटलस मतलब क्या हुआ, आपको पूरा जो ये कंट्री है, ये पूरे कंट्री में हमारे किस जगह में कितना टाइप का मतलब किस तरह का पोषण प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ का मेल न्यूट्रिशन लेवल क्या है, स्टंटेड कितने बच्चे हैं, वेस्टेड कितने बच्चे हैं, और कितने हाइट के मेल न्यूट्रिशन का किस तरह का शिकार है, इस तरह का पूरा एटलस बनाया जाएगा, पूरा मैप कि किस जगह में क्या चीज है। तो ये तीन जो बॉडी है इन तीनों बॉडी के द्वारा कराया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा क्यों लाया गया ये इस तरह का एटलस लाने का, क्योंकि आपके पास जब कुछ डेटा रहता है ना एक चीज का, तभी आप अच्छी तरीके से उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे स्कीम्स लेके आ पाएंगे, और उस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए पहले आपके पास आपको प्लान बनाना होगा, तभी तो जाके आप धीरे धीरे करके करेंगे। तो आपको पहले प्लान बनाने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए कि आपको अगर आपको आपके घर के लिए सब्जी लेके आना है, तो आपका पहले प्लान होना चाहिए कि आपको कब कब के लिए लेके आना है, दोपहर के लिए, रात के लिए, फिर अगले दोपहर और अगले रात के लिए, तो 2 दिन का सब्जी आपको लाना है, पहले आपने ये देख लिया, और आपके रेफ्रिजरेटर में क्या क्या सब्जियां है नहीं, तब वो सब चीज आपने जब डेटा ले लिया, तब जाके ना आप सब्जी बाजार में जाओगे ना, या रैंडमली जाओगे और कुछ भी मन होगा उठा के लेके आओगे, बाद में शॉर्टेज मिल गया। ये मैं आपको एक नॉर्मल घरेलू एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सके, ठीक है। तो इसीलिए ये इस तरह का एटलस का जरूरत पड़ गया, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का जो ग्लोबल नेशनल रिपोर्ट है ना, जो कि 2018 में आया था, तो उस वक्त देखा गया था कि इंडिया का जो मेल न्यूट्रिशन है वो 10 बिलियन तक का मतलब एक तरह से इनडायरेक्ट वे में एनुअली लॉस कर रहा है हमारे इकोनॉमी को। वो किस किस मायने में, या तो कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं तो प्रोडक्टिव हमारा काम रुक जाता है। अब मान लीजिए एक जगह में 100 लेबर है और 50 लोग बीमार पड़ गए, तो क्या हुआ, वो 2 महीने में जो चीज बनने वाला था वो 4 महीना लग जाएगा। तो ये सब चीज तो इनडायरेक्ट वे में तो हमें लॉस ही कर रहा है ना। उसके बाद बहुत लोग मर जाते हैं, तो अब वो मान लो एक लेबर को फिक्स करके रखा गया था इतने दिन के लिए काम करना, उसमें से कोई मर गए, अब उनको नया लाने में उनको काफी टाइम लग जाएगा, तो एक तरह से वो इनडायरेक्टली लॉस हुआ। तो टोटल जो कैलकुलेट किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो 10 बिलियन तक का लॉस तो सिर्फ इंडिया को हो रहा है एक साल में। तो इसीलिए ये इस तरह का एटलस लाना जरूरी पड़ा, ताकि हम इस एटलस के बेस पे आगे किस तरह का हमको सुधार करके अपने स्कीम्स लाना है ये हम देख सकें, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है नेशनल ई असेसमेंट स्कीम NEAC, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखेंगे। तो न्यूज में इसलिए बन गया था क्योंकि नेशनल ई असेसमेंट सेंटर जो कि IT डिपार्टमेंट के द्वारा लाया है, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर है जो कि वो रिसेंटली ये ई असेसमेंट सेंटर है ना, वो रिसेंटली इनाग्रेट किए थे। तो ये है क्या NEAC, तो ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस होगा जो कि फेसलेस ई असेसमेंट करेगा इनकम टैक्स पेयर का। आप अगर इनकम टैक्स पेयर है तो आप क्या करते हैं, या तो ऑफिशियली डॉक्यूमेंट भेजते हैं या कुछ इस तरह का ये करते हैं, तो ये फेसलेस ई असेसमेंट करेगा पूरा, मतलब कोई ऐसा नहीं है किसी को चेहरा पे जान जान के जानेगा कि ये XYZ पीपल है उसका ये असेसमेंट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिना देखे पहचाने ये असेसमेंट करेगा पूरा कि क्या चल रहा है इनकम टैक्स पेयर्स का, मतलब सारा चीज, ठीक है। और ये जो NEAC है इसका जो मेन ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा, और उनको जो हेड करेंगे वो कौन होंगे, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यानी PRCCIT, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये दिल्ली में इनका हेड है जो PRCCIT हेड करेंगे इसे, ठीक है। और उसके अलावा 8 रीजनल ई असेसमेंट सर्विस भी बनाया जाएगा जो कि कहाँ पे होंगे, एक तो दिल्ली में भी होंगे, ठीक है, हेड ऑफिस भी, और यहाँ पर भी होंगे एक रीजनल, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में, ये तो चारों मेट्रोपॉलिटन हो गए जो 4 कोने में है। उसके अलावा अहमदाबाद
उसके बाद पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये सब मिला के ये रीजनल सेंटर बनेंगे। और ये जो रीजनल सेंटर है ना, यहाँ पे क्या होंगे, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पर भी होंगे, ठीक है, जो रीजनल वेज में होंगे। इसके अलावा ये जो इसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो क्या हो रहा है, ये लाइकली टू लीड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ असेसमेंट। तो इससे क्या होगा कि जो फेसलेस डिटेक्शन हम जो असेसमेंट कर रहे हैं ना, इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छा क्वालिटी ऑफ असेसमेंट किया जा सकेगा इनकम टैक्स पेयर्स का, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा लाया जा रहा है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है। अगला टॉपिक है टेक सागर। ये टेक सागर को हम एमएचए वाले सेक्शन में लिखेंगे, ह्यूमन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स वाले में। तो ये क्यों था न्यूज में, क्योंकि टेक सागर जो कि नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंडिया साइबर टेक कैपेबिलिटीज वो लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। तो नेशनल जो भी इंडिया साइबर टेक कैपेबिलिटीज, किस तरह का हमारा साइबर का कैपेबिलिटीज है ना, वो चीज का एक पूरी तरह से नेशनल रिपोजिटरी बनाया जाएगा। तो उसको टेक का सागर बना होता है, सागर मतलब समुद्र, तो टेक्नोलॉजी का सागर जितना भी ना समुद्र हम एक जगह में बनाएंगे, जिससे हम लोग पूरा एक तरह से रिपोजिटरी मतलब एक जगह इकट्ठा करके सारा चीज को रखें, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर्स ऑफिस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किसके साथ पार्टनरशिप करके, तो डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, ये सब, ये डेटा सिक्योरिटी काउंसिल, ये सब किससे रिलेटेड है, ये एमएचए से रिलेटेड है। इसीलिए एमएचए के ही मतलब एमएचए ही इसका पेरेंट बॉडी हुआ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ये टेक सागर है क्या, ये जानते हैं, ये तो अभी हम इसके बारे में कुछ बेसिक सा पढ़ लिया, नाम वाम क्या, ये आखिर काम क्या करता है। तो इसका मेन जो होगा, ये प्लेटफॉर्म एक देगा ताकि डिस्कवर कर सके इंडिया का टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एक पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल में सारे चीज, सारा डेटा रहेगा कि किस तरह का मतलब हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजिकल क्या क्या कैपेबिलिटी है, वो सब चीज वहां से आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। और ये जो एक्शनेबल इनसाइट्स जो भी होगा ना अबाउट कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री, जैसे हम लोग 25 टेक्नोलॉजी एरियाज लाइक आईओटी से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन जो काफी अभी चल रहा है, उसके बाद क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन, रोबोटिक्स, उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन, और बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है, हम किस किस फील्ड में बहुत ही उतना काम कर रहे हैं और कर आगे कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्टल है, ये क्या करेगा, सारे लिस्ट ऑफ बिजनेसेस और रिसर्च एंटिटीज जो कि आईटी इंडस्ट्री से हो या स्टार्टअप से हो, वो उस पोर्टल में सारे चीज मेंशन रहेंगे कि आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड ये सारे जियांट हैं, स्टार्टअप से रिलेटेड ये लोग बहुत ही अच्छा इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये सब चीज होंगे, ठीक है। इसलिए इसका सिग्निफिकेंस जो स्पेशली जो बन जाता है, वो क्या है कि फैसिलिटेट करेगा न्यू अपॉर्चुनिटीज जो कि बिजनेसेस और एकेडमिया का कोलैबोरेट करके मतलब एक तरह से कनेक्ट कर रहा है इनोवेटिव फ्यूचर जो भी होगा ना, कि हर चीज को आपको एक ही पोर्टल में क्योंकि मिल रहा है, तो ये एक तरह से पूरा बहुत सारे चीज को आप एक ही पोर्टल मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में आप रिलेट करके और भी अच्छी तरीके से हम फ्यूचर के साइबर इश्यूज को डील कर पाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम, और इसके अलावा डीएससीए जो है ना, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड भी थोड़ा जान लेते हैं हल्का फुल्का इन्फॉर्मेशन, कि ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट है बॉडी है, और जो कि इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री बॉडी है जो कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड काम करता है, और इसे बनाया गया था नेस्कॉम के द्वारा, ठीक है। नेस्कॉम के द्वारा क्या है, नेशनल सिक्योरिटी फॉर क्या था, कॉम्प्यूटर में शायद भूल रहा हूँ इसके बारे में, आप इस बार देख लीजिएगा। तो नेस्कॉम के द्वारा ही ये डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लाया गया था एज ए नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी, ठीक है। इसके अलावा जो ये कमिटेड टू मेकिंग द साइबर स्पेस सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्टेड बाय स्टेबलाइजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड एंड इनिशिएटिव इन साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, मतलब सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड साइबर का सारे इश्यूज को इसके तहत सॉल्व किया जाएगा। इसलिए ये डीएससी का हम नेस्कॉम ने उद्घाटन किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि मो सरकार। ये मो सरकार मतलब क्या हुआ, मेरा सरकार, ये उड़िया लैंग्वेज में बोला जाता है, मो मतलब मेरा सरकार इनिशिएटिव, ठीक है। तो इसे स्टेट्स इन न्यूज वाले सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि ये उड़ीसा से रिलेटेड है। तो हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, किस दिन, गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर के दिन, ठीक है। तो ये है क्या ये एक्चुअली में, तो मोस्ट सरकार में क्या होगा, जो कि ये लॉन्च किया जाएगा हर पुलिस स्टेशन में, जो भी जितने भी स्टेट है ना, मतलब स्टेट पूरे जितने भी स्टेट में बोला, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन ना, उसमें ये लॉन्च किया जाएगा। और टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स और 3 गवर्नमेंट रन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स जो कि कटक, बहरमपुर और संबलपुर में, इन मतलब हॉस्पिटल, कॉलेजेस और पुलिस स्टेशन जो है ना, वहां पे ये मो सरकार बोल के एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। उसमें क्या किया जाएगा कि वो काम करेंगे कि एक उनका जो काम होगा ना, जो कि प्रोवाइड करेगा सर्विस विद डिग्निटी टू पीपल
हु आर कमिंग टू गवर्नमेंट ऑफिसेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, ये एक्चुअली वर्क कैसे करेगा, देखिए आप अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो आप गए वहां पे, किस तरह का आपको हेल्प मिला, कभी आपको हो सकता है करप्शन से रिलेटेड फेस करना पड़ सकता है, या वो लोग डिले कर रहे हैं, एक दिन का काम 4 दिन कर रहे हैं, तो जो भी चीज मिल रहा है ना तो वो सरकार तक तो नहीं पहुंच रहा है ना, गवर्नमेंट जो मेन बैठा हुआ है, मेन स्टेट गवर्नमेंट, उस तक तो नहीं जा रहा है इन्फॉर्मेशन। तो उस तक जाने के लिए क्या होगा, ये मोदी सरकार बोल के लाया जा रहा है कि मेरा सरकार इस तरह का मुझे हेल्प करेगा कि आप यहाँ गए तो आपको अपने डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे नाम, फोन नंबर, ये सब। ठीक है, तो आप जो भी डिटेल्स भरे ना, आप किसी भी पर्पज से गए हो अपना काम करने के लिए, उसका नाम और नंबर उस जगह में, उस ऑफिस में दे दिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो मान लीजिए आप बिजली बिजली आप पुलिस स्टेशन गए, आपके जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन है, आपको आपके बाइक चोरी हो गया तो बाइक चोरी का केस लेके गए, तो आप गए, पर वहां सबसे पहला जो चीज होगा, आपको नाम और फोन नंबर ये लिखवा लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक जो साइड से कोई बॉडी होगा, जब आपका 2 या 3 दिन बाद फीडबैक के लिए फोन करेगा, तो आप उसको फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसा इनिशिएटिव वहां पे सपोर्ट का इस तरह का मिला। अगर अच्छा नहीं मिला तो वहाँ फीडबैक दीजिए, और बुरा मिला, क्या नाम, कौन था वहाँ पे इंस्पेक्टर, क्या था नहीं था, वो सारा चीज डिटेल वो लोग पूछेंगे, आप दीजिए। इससे क्या होगा, बहुत सारे क्या क्या फायदे हो सकते हैं कि आप इनिशिएटिव जो भी होगा ना, ये क्या होगा, गुड और बैड जो भी है ना, वो जो भी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे, उनको रैंकिंग भी दिया जाएगा उसके बेसिस पे कि किस तरह का वो लोग काम किए हैं। उसके अलावा ये भी होगा कि वो लोग के अंदर भी एक जागरूकता आएगा कि मुझे अच्छे से काम करना है, वरना इस तरह का चीज हमारे पीछे कुछ फीडबैक के तौर पे चला जाएगा गवर्नमेंट के पास हमारे बारे में। ठीक है, तो इस तरह का चीज इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा लेके आया गया है। चलिए देखते हैं ये कितना फायदेमंद होगा, आगे जाके हमें पता चल ही जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्टाइज थ्रू सैंक्शन एक्ट, काटसा, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि ये काटसा यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ही लाया गया है। ठीक है, तो ये है क्यों न्यूज में, क्योंकि हाल ही में यूएस ऑफिशियल्स ने इंडिया को भी वार्न कर दिया ये कैटसा एक्ट की तरह, क्योंकि हमने कैटसा साइन किया हुआ है। तो वो कैटसा क्या है कि इससे पहले कैटसा जो लोग साइन किए हुए थे, उन लोग के ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है, जैसे ईरान, नॉर्थ कोरिया और ये सब के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो लोग, ये कैटसा में बोला गया था कि रशिया से जो भी बिजनेस करेगा ना, डिफेंस से रिलेटेड या इंटेलिजेंस सेक्टर से रिलेटेड, तो वो लोग सैंक्शन लगाएंगे, मतलब उनके लॉ के अगेंस्ट अगर यदि आप जा रहे हो तो आपको कैटसा के तहत वो सैंक्शंस आपके ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज था, ये कैटसा में साइन किए थे इंडिया और यूएस के बीच में, तो इसीलिए वो पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि हम S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, ये हम रशिया से खरीदने के लिए चले गए, तो इसलिए वो हमारे ऊपर अभी उंगली उठा रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमारे से खरीदिए। तो ऐसा हम नहीं करके हम S-400 रशिया से ले रहे हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर वो सैंक्शन लगाने का धमकी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये S-400 एक्चुअली है क्या, तो जैसा ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मैंने बताया, ये क्या करेगा कि मान लीजिए ये आपका देश है ये, ठीक है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल या एयरक्राफ्ट अगर ये हमारे बॉर्डर को क्रॉस किया, तो जैसे ही क्रॉस करेगा, ये जो S-400 सिस्टम है ना, यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है, बैठा हुआ रहेगा। तो जैसे ही कोई मिसाइल लॉन्च किया, मतलब कोई चीज बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है ना, बस ये यहाँ से मिसाइल लॉन्च कर देगा, और मतलब ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसलिए एयर में जाएगा और जो भी चीज आ रहा होगा उसको ब्लास्ट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए S-400 इसका जो एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा अच्छा माना गया है, इसलिए हम लोग वहां से ले रहे हैं। ये हमें क्यों जरूरत पड़ा S-400 का अचानक, तो इसलिए क्योंकि आप सुने ही होंगे कि हाल ही में क्या हुआ था कि ये जो F-16 फाइटर जेट है पाकिस्तान का, वो इंडिया के बॉर्डर में घुस चुके थे, तो और भी बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज हुई थी, और पाकिस्तान के पास टोटल 20 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं। उसके बाद अपग्रेडेड F-16 फ्लाइट्स हैं। उसके अलावा J-17 भी है जो कि चाइना से वो लोग लिए हैं। उसके अलावा चाइना के पास ऑलरेडी 1700 फाइटर प्लेन है। उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे मतलब हाई क्लास 4th जनरेशन फाइटर प्लेन भी है वहाँ पे। तो ये सब के लिए इंडिया ने इस तरह का S-400 पूरे अपने इंटरनेशनल बाउंड्री पे लगाएंगे, ताकि कुछ भी अगर मतलब अचानक अगर आना चाहे तो S-400 डायरेक्टली उसको बस्ट कर सके। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक है, जो कि है फिर से इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है। वो इस बार यूएस नहीं, इस बार चाइना से रिलेटेड है। तो इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट जो कि महाबलीपुरम में हुआ था, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है ना, वो आए थे विजिट में। आपने सुना ही होगा, बहुत अच्छे अच्छे फोटोज मोदी जी और शी जिनपिंग जी का इस महाबलीपुरम एरिया में, मतलब चेन्नई तमिलनाडु के जो महाबलीपुरम है वहाँ पे लिया गया। तो ये एक इनफॉर्मल समिट था, और ये पहला समिट नहीं, ये दूसरा समिट था। पहला समिट कहाँ हुआ था, वुहान डिस्ट्रिक्ट, जो कि जहाँ से कोरोना का बोल रहा है कि अभी मतलब ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ पे 2018 में मोदी जी गए थे वहाँ पे, और वहाँ पर एक इनफॉर्मल समिट हुआ था वुहान में। तो ये महाबलीपुरम में दूसरा समिट हुआ। ठीक है, तो इस समिट के बाद जो इनफॉर्मल समिट हुआ, इससे क्या क्या आउटकम हुआ, तो हमने सेलिब्रेट किया क्या क्या, 17वां मतलब 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया
इंडिया और चाइना के रिलेशंस का, और हमने टोटल 70 एक्टिविटीज को भी कैसे करके हम लोग इंक्लूड कर सके इस कॉन्फ्रेंस के तहत, तो हमने इंडिया और चाइना के बीच साइन भी हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सिस्टर स्टेट रिलेशन जो भी है ना, तमिलनाडु के मतलब तमिलनाडु का एज अ स्टेट, और फुजियान एक प्रोविंस है चाइना में, बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा मतलब स्टेट है चाइना का, इन दोनों को सिस्टर स्टेट बनाने का भी रखा गया, ठीक है। जापान का कोबे और गुजरात का अहमदाबाद सिटी, इन दोनों को सिस्टर सिटी बनाने का सोचा गया है। उसी तरह से तमिलनाडु और फुजियान प्रोविंस को सिस्टर स्टेट बनाने का सोचा गया है। इस जब हम लोग ये इनफॉर्मल समिट में मिले थे तो ये सोचा गया, क्योंकि तमिलनाडु में ही आए थे सी जिनपिंग जी, तो वहीं से ये किए, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल समिट होता क्या है? इनफॉर्मल समिट मतलब आप जब मिल रहे हो कहीं किसी चीज, आप उस जगह में इनफॉर्मल समिट, तो वहां पे कोई भी प्री चीज डिसाइड नहीं होगा कि आप ये टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। ना ही वो लोग कुछ मीडिया में बोलेंगे कि हम लोग ये चीज पे डिस्कशन करेंगे। वो लोग आपस में जो भी बातचीत करें, उसके बाद जो उनको सही लगे उसके हिसाब से वो बता सकते हैं मीडिया को कि हमने ये चीज पे डिस्कस किया था, ठीक है। और उसके ऊपर वो सप्लीमेंट्री जो है ना एक्सचेंजेस, जैसे एनुअल समिट या अदर फॉर्मल एक्सचेंजेस, वो उस तरह का चीज नहीं है, ये इनफॉर्मल समिट है पूरी तरह से, ठीक है। तो जिसके बारे में मतलब आपको कोई प्री प्लान नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अब कुछ हम स्टैटिक पार्ट जान लेते हैं कि ये जो महाबलीपुरम में ही क्यों ये इनफॉर्मल समिट हुआ, इसका पीछे एक रीजन है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो गया। क्योंकि ह्यूनसेंग के बारे में आप सुने होंगे, तो ये जो ह्यूनसेंग है ना, ये यहाँ पे मतलब महाबलीपुरम जो है ना, या इसको ममलापुरम भी बोलते हैं, यहाँ पे वो विजिट किए थे अपने टाइम, जब वो इंडिया विजिट किए थे ना, उस टाइम में ह्यूनसेंग जो है वो यहाँ पे विजिट किए थे। मतलब लगभग जब पल्लवा का कैपिटल कांचीपुरम था ना, उस वक्त ये ह्यूनसेंग यहाँ विजिट किए थे। इसीलिए जो सी जिनपिंग है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुए महाबलीपुरम में ही इनफॉर्मल समिट करने का, ठीक है। तो ये क्या था, मतलब क्यों ये जो महाबलीपुरम है ना, ये 56 किलोमीटर है चेन्नई से साउथ में। मतलब ये जो चेन्नई होता है ना, यहाँ पे चेन्नई है, तो ये चेन्नई से 56 किलोमीटर साउथ इस जगह में, यहाँ पे कांचीपुरम साइड में, और यहाँ पे महाबलीपुरम है, ठीक है। तो इसी जगह में क्या पल्लवा डायनेस्टी का काफी दिन तक राज रहा था। तो पल्लवा डायनेस्टी का जो मेन वॉरियर थे नरसिम्हा वर्मन वन, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, उन्हीं के ड्यूरेशन में ह्यूनसेंग विजिट किए थे यहाँ महाबलीपुरम और कांचीपुरम में, ठीक है। उसके बाद नरसिम्हा वर्मन टू जो थे, उनको राजा सिम्हा भी बोला जाता था, और वो भी बहुत ही ज्यादा ये साउथ ईस्ट एशिया में पूरा अपना मतलब एक तरह से चाइना से और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन उस वक्त रहा था। मतलब पल्लवा डायनेस्टी का और चाइना का अच्छा रिलेशन रहा था जब वो पल्लवा डायनेस्टी इस एरिया में रूल कर रहे थे, ठीक है। और ये जो पल्लवा किंग है, उन्होंने परमिशन भी लिया था एम्परर जुआंगजोंग से, ताकि फाइट बैक कर सके। मतलब जुआंगजोंग जो चाइना के थे एम्परर, उनके साथ मिलके उन्होंने क्या किया था, पल्लवा ने और जुआंगजोंग मिलके क्या किए थे, अरब और तिब्बतन जो मिलके थे, उनसे ये लोग फाइट किए थे, ठीक है, ये दोनों मिलके। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा मतलब शी जिनपिंग जी के लिए इंपॉर्टेंट रहा कि हम इनफॉर्मल समिट महाबलीपुरम में करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, जिसे ध्रुव भी बोला जा रहा है, ठीक है, ध्रुव। तो ये प्रधानमंत्री इनिशिएटिव है, पर ये इसरो वाले सेक्शन में लिखे हैं। क्यों? क्योंकि इसरो ही इससे रिलेटेड है, इसरो के लिए ही स्पेस टाइम से रिलेटेड ही प्रधानमंत्री के द्वारा ये लाया गया है। तो ये जो है 14 दिन का एक लर्निंग प्रोग्राम था, जो कि प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे इनिशिएट किया था इसरो की मदद से, ताकि इसरो से रिलेटेड और जागरूकता, मतलब स्पेस साइंटिस्ट से रिलेटेड जागरूकता कर ला सके बच्चों के बीच में। तो ये इनिशिएटिव का नाम ध्रुव था, इसलिए जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे ना, उनको एज अ पोल स्टार बोला गया था, ध्रुव मतलब, ठीक है, मतलब ध्रुव तारा होता है ना, ये ध्रुव इनिशिएटिव का नाम हो गया, और जो भी बच्चे थे उसको ध्रुव तारा करके बुलाया जा रहा था, ठीक है। इसमें टोटल 60 स्टूडेंट लेने का सोचा गया, जिसमें 30 स्टूडेंट होंगे साइंस से और बाकी आर्ट्स डिपार्टमेंट से होंगे, मतलब ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोग्राम है ये बिगिन किया जाएगा कहाँ से, दिल्ली में आगे मतलब आगे एक तरह से दिल्ली से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मतलब इसरो से आगे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर दिल्ली ले जाया जाएगा, और बहुत सारे रेनाउंड एक्सपर्ट से भी मिलने के लिए यहाँ पे प्रावधान रखा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगला टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है ड्रोन इनोवेटर नेटवर्क समिट 2019, जिसे हम इंपॉर्टेंट बॉडीज वाले सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्यों था न्यूज में, क्योंकि हाल ही में ये जो ड्रोन इनोवेटर समिट है, ये न्यू दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा, न्यू दिल्ली में हुआ, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसके अच्छे से याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, क्योंकि ड्रोन से रिलेटेड है और इंडिया में इनिशिएटिव हो रहा है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मिलके ये न्यू दिल्ली में इसका एक समिट की, ठीक है। तो ये समिट है क्या,
तो ये जो है स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ये ड्रोन इनोवेटर्स नेटवर्क के बारे में, जिससे क्या हो, हेल्दी ड्रोन पॉलिसीज बनाया जा सके पूरे वर्ल्ड लेवल पे। तो ये हर डिफरेंट कंट्रीज में इस तरह का फोरम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इनॉग्रेल ड्रोन इनोवेटर समिट जो हुआ था, जो सबसे पहले जो किया गया था ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, वो कहाँ पे, जूरिच, जो कि कहाँ पे, आपको जर्मनी में है। 2018 में ये किया गया था, ठीक है। मतलब ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सबसे स्टार्टिंग में जो ड्रोन का समिट किए थे वो जूरिच में किए थे 2018 में, मतलब पिछला साल, ठीक है। मतलब 2019 से पहला, ये 2019 का क्योंकि करंट अफेयर्स है, ठीक है। उसके अलावा जो ड्रोन रेगुलेशन जो इंडिया में है वो क्या है, तो ये किया गया है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स सीएआर के द्वारा, जो कि इफेक्टिव कब से है, दिसंबर 1 थी 2018 में। और ये आपने शायद न्यूज में सुना भी होगा कि 2018 का दिसंबर 1 से ये ड्रोन का रेगुलेशन इंडिया में स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये किस रिक्वायरमेंट से काम करता है, नो परमिशन नो टेक ऑफ, आपको स्ट्रेटेजी से ये काम करता है। बिना परमिशन का मतलब आप टेक ऑफ नहीं कर सकते, ड्रोन नहीं चला सकते, ठीक है। ये हमारे कंट्री में बैंड है, बिना परमिशन का आप ड्रोन नहीं चला सकते। तो इसे जो लिया गया है, मतलब चलाया जाएगा कैसे, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के द्वारा ये चलाया जाएगा। और ये परमिशन लेना पड़ेगा आपको गवर्नमेंट के से, ठीक है। उसके ऊपर से ये सिर्फ डे टाइम में ही चलाया जा सकता है, नाइट में तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है। डे टाइम में आप परमिशन लेके चला सकते हैं, नाइट में तो आपको परमिशन भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और इसके लिए एक डिजी स्काई बोल के एक पोर्टल है, ध्यान रखिएगा इसे, जिसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो भी आप ड्रोन खरीद रहे हो, मान लो अमेजन से आप ड्रोन खरीदे, तो आपको डिजी स्काई है, उसे एक परमिशन लेना पड़ेगा। एक पोर्टल है, वहां से आप जाके परमिशन ले सकते हैं, अपना कोड वगैरह सब डाल के, उसके बाद आप ड्रोन चला सकते हैं, वो भी दिन के टाइम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूपीयू, जिसे हम यूएन एंड इट्स बॉडीज में लिखेंगे, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा एक यूनिलैटरल डिसीजन, मतलब यूनिलैटरल मतलब सिर्फ उनके द्वारा, दोनों बायलैटरल होता है मतलब दोनों देशों के द्वारा, बट ये पाकिस्तान के द्वारा सिर्फ डिसीजन लेके लिया गया कि वो एक स्टॉप करेंगे सारे पोस्टल एक्सचेंज या पोस्टल मेल्स वगैरह जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हो रहा था ना, वो पाकिस्तान अपने तरफ से स्टॉप कर रहे हैं अगस्त 27 का इंसिडेंट्स के बाद। क्या हुआ था अगस्त 27 के जो उनके बाद वो बंद कर दिए, बताइए तो एक बार कमेंट बॉक्स में। तो इसका अगर बैकग्राउंड अगर जानते हैं इस यूपीयू का, तो ये बोल रहा है कि यूपीयू के अलावा भी इंडिया पाकिस्तान के बीच में ना 3 और भी पोस्टल से रिलेटेड एग्रीमेंट है, जो कि इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज किए हुए हैं। क्या क्या है वो, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू पेएबल आर्टिकल 1948, एक्सचेंज ऑफ पोस्टल आर्टिकल 1974, और इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट एग्रीमेंट, जो कि स्पीड पोस्ट रिसेंट है, वो 1987। तो ये तीनों भी यूपीओ के अलावा भी हमने इंडिया पाकिस्तान के साथ साइन किया, पर फिलहाल अभी यूपीओ को उन्होंने स्क्रैप कर दिया, ठीक है। अब कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं कि किस तरह से रेगुलेट किया जाता है पोस्टल एक्सचेंज को कंट्री टू कंट्री में। तो ये जो यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल यूपीओ है ना, ये क्या करता है, रूल्स फ्रेम करता है इंटरनेशनल मेन एक्सचेंज से रिलेटेड, ठीक है। उसके अलावा ये, अगर आप जैसे अभी पाकिस्तान ने किया कि इंडिया से वो सारा चीज वो कैंसिल कर रहे हैं यूपीओ का, तो उनको सबसे पहले जो भी रेस्पेक्टिव कंट्री के लिए वो कर रहे हैं, उनको सबसे पहले नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाके वो स्क्रैप करने के लिए एक प्रोसेस है, यूपीओ से हटना अगर आपको, तो सबसे पहले उनको क्या किए होंगे, वो इंडिया को नोटिफाई किए होंगे कि हम ये आपसे यूपीओ का जो भी डील था वो हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो इंडिया के जो इंडिया पोस्ट है ना हमारे यहाँ, तो उनको वो सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजे होंगे। उसके अलावा हो सके, मतलब ये भी बोल रहा है कि वो जो भी ड्यूरेशन कितने दिन बाद वो स्क्रैप करेंगे, वो भी उनको एटलीस्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो यूपीओ है वो एक इंटरनेशनल ब्यूरो है, जो कि मतलब उनको भी एक बार मतलब एक तरह से नोटिफाई करना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान को इंडिया को भी बताना पड़ा, और यूपीओ को जो इंटरनेशनल ब्यूरो है और जहाँ पे उनका हेडक्वार्टर है, उनको भी इन्फॉर्म करना होगा कि हम इंडिया के साथ इस तरह का रिलेशन हटा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो स्टेबलाइज किया गया था यूपीयू को, ये कब किया गया था, 1874 में, काफी पुराना देख रहे हैं। और ये सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्या 1865 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तो ये टेलीकम्युनिकेशन पहला था। उसके बाद जो आपको यूएयू है, ये हो गया दूसरा, ठीक है। इसका जो मेंबर्स है ये कितने 192, और इसका कैपिटल बर्न स्विट्जरलैंड में, तो यहीं पर उनको नोटिफिकेशन भेजना होगा इंडिया के साथ, जैसे पाकिस्तान भेजे होंगे, ठीक है। उसके अलावा इंडिया ने यूपीयू को कब ज्वाइन किया था, तो 1876 में ही ज्वाइन कर लिया था, पर पाकिस्तान ने कब, 1947 में। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, जब 1876 के टाइम में, जब आज़ादी मिल गई, तो उस टाइम में उन्होंने यूपीयू को ज्वाइन कर लिया मेलिंग सर्विसेज को पाने के लिए, ठीक है।
बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, जिसे हम फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला सेक्शन में लिखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करते हुए ये डिसाइड किया कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लेके आया जाए। ठीक है, ये बॉन्ड क्या करेगा, ये पूरा ये बॉन्ड को बेचा जाएगा किन के द्वारा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा, बट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना या पेमेंट बैंक है उनके द्वारा नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे एक्सेप्ट है, ये ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड है। उसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनके द्वारा भी बेचा जाएगा। डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी, काफी इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड है, इस टॉपिक का ध्यान रखिएगा। डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से भी ये सेल किया जाएगा, ये इस तरह का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। उसके अलावा जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस होंगे ना, जैसे एनएससी और बीएससी, इन दोनों के इन लोग के द्वारा भी इस तरह का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचा जा सकता है। ठीक है, इन लोग का परमिशन है कि ये लोग इस तरह का गोल्ड बॉन्ड बेच सकते हैं। ठीक है, अब इस गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड भी जान लेते हैं। तो ये गोल्ड बॉन्ड जो ना फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 2015 में ही गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम 2019 में किया है, ये अभी बहुत सारे नॉर्म्स को स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, बट ये 2015 में ही लाया गया था। ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया ताकि हम रिड्यूस कर सके जो भी गोल्ड होता है ना उसको इंपोर्ट से। क्यों, आप मैक्सिमम आप देखते हो कि गोल्ड तो खरीद लेते हैं लोग और उसके बाद उसको अपने जो लॉकर है उसमें जमा के रखते हैं। साल में आप मैक्सिमम 1 या 2 बार ही होगा शायद, जो मैक्सिमम लोग ना 1 से 2 बार ही पूरे साल में उस गोल्ड को यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम कहाँ रहता है, वो तिजोरी में पड़ा रहता है। तो एक तरह से तो ये हमारे जो भी एक तरह से इकोनॉमी का लॉस हुआ ना। अगर यदि हम आपको बैंक में या किसी जगह में रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग उससे इकोनॉमी में ज्यादा फायदा उठा पाएंगे, मतलब बूस्ट कर पा रहे हैं, एक तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही गोल्ड को अगर आप गोल्ड लोन के तौर पे आप कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और आप उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो एक तरह से आपको क्या हो रहा है, आप बिजनेस भी कर रहे हो उस चीज का। और जब आपको लगे कि अगले मंथ शादी या कुछ प्रोग्राम है, तब उससे पहले आप निकाल के लेके आ जाए अपने सोने को। तो ये भी एक चीज का बहुत ही अच्छा होता है कि इस तरह का चीज किया जाए। तो वो चीज हो नहीं रहा था ठीक से, उस तरह का जो स्कीम कि आप सोने को आप बैंक में डिपॉजिट कर दें, उसके बाद जब आपको जरूरत पड़े तो लेके आए, वो चीज हो नहीं रहा था। पर लेकिन सोने में काफी इंटरेस्टेड था पीपल को, बिजनेस को सोने का जो भी है ना, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो रेट उसका हाई हो जाता है। तो इसीलिए क्या किया, एकदम सोने के तौर पे ही आपको सोना नहीं लगेगा। क्या कर रहे थे, अक्सर मैक्सिमम लोग सोना इसलिए खरीद रहे थे, तो सोने का डिमांड बढ़ गया था। तो सोने का डिमांड को कम करने के लिए, बट लेकिन सोने का वैल्यू के टाइप में ही एक बॉन्ड लेके आ गया। अगर सोने का दाम 1 ग्राम का दाम 1000 रुपए है, तो उसी हिसाब से एक बॉन्ड देने का शुरू कर दिया। ठीक है, उस बॉन्ड को नाम दे दिया सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, और उसमें उसका वैल्यू भी सोने के जैसा ही चेंज होते रहेगा टाइम के हिसाब से। ठीक है, आज अगर आप जितने दाम में सोना खरीदेंगे उतना ही दाम में उतना ही ग्राम, अगर जितना ग्राम आपको चाहिए उतना ग्राम का आप बॉन्ड खरीद लिए, और वो जो उसका रेट है उसी के सोने के हिसाब से ही जो मार्केट वैल्यू है उसी के हिसाब से हमेशा चेंज भी होता रहेगा। तो बहुत ही अच्छा बात है ये। इसके अलावा जो इसका डिनोमिनेशन और टेनर है वो कैसे रहेगा, तो अगर आप 1 ग्राम तक का मतलब आप खरीद रहे हैं, तो इस तरह का क्या करेगा, आप मैक्सिमम बेसिक जो होगा वो मिनिमम आपको 1 ग्राम खरीदना ही पड़ेगा, उससे कम का तो कोई बॉन्ड ही नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो आप कोई भी कितना भी ग्राम सोना खरीद रहे हो, मतलब ये बॉन्ड बॉन्ड खरीद रहे हो, ये 8 साल के लिए होगा। पर हाँ, आप मैक्सिमम 8 साल कर सकते हो, बट हाँ आप 5 साल के बाद इसे एग्जिट भी कर सकते हो, और आप अपना जो बॉन्ड है उसको बेच दोगे कहीं भी, और अपना पैसा फिर वापस ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा ये मिनिमम और मैक्सिमम कुछ लिमिट भी है। तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग एक बार में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ खरीद लेंगे बॉन्ड और उसके बाद फिर खाली बैठ के आराम से इंटरेस्ट लेते जाएंगे, मतलब कुछ लिमिट रखा गया है ताकि करप्शन को भी रोका जा सके, इस तरह का कुछ ना हो। तो क्या मिनिमम जो परमिसिबल यूनिट दिया हुआ 1 ग्राम है, जैसा मैंने बोला। ठीक है, मिनिमम आप 1 ग्राम खरीद सकते हैं एज अ इंडिविजुअल, अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो मिनिमम 1 ग्राम या मैक्सिमम 4 kg तक का सोना खरीद सकते हैं एज अ। उस बॉन्ड में लिखा रहेगा सिर्फ, वो 4 kg का बॉन्ड नहीं रहेगा, वो बॉन्ड में लिखा रहेगा कि आपने 4 kg का सोना खरीदा है इतने तारीख को। ठीक है, बस ये रहेगा उस बॉन्ड में। उसके अलावा जो HUF होता है ना, हिंदू यूनाइटेड फैमिली, मतलब HUF जो कि एक यूनाइटेड फुल बड़े मतलब एक इकट्ठे फैमिली है, इकट्ठे फैमिली मिनिमम 4 kg ले सकते हैं सोना, मतलब इस बॉन्ड को। उसके अलावा 20 kg तक का ट्रस्ट कोई हो ना, वो ट्रस्ट भी 20 kg तक का ले सकता है। उसके अलावा इसी तरह का मतलब अलग अलग एंटिटीज पे अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रोक भी लगाया गया है। ठीक है, अगर आप ज्वाइंट होल्डर होकर लेना चाहते हैं, तो आप जो पहला पर्सन होगा उनको 4 kg तक का ही लिमिट रहेगा, बट दूसरा के लिए फिर आप थोड़ा एक्सीड कर सकते हैं। ठीक है,
आप ये जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है इसको एज अ कोलैटरल भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका गोल्ड बॉन्ड है, उसका वैल्यू है 1 लाख, ठीक है, आपका वैल्यू है वो जो गोल्ड बॉन्ड का वैल्यू 1 लाख, और आपको लोन चाहिए, मान लीजिए 1 लाख का बॉन्ड है, वो आपका बैंक में डिपॉजिट है, ओके, पर आपको अचानक अभी लोन का जरूरत पड़ चुका है, तो आप क्या करोगे? तो आप किसी से भी लोन ले लिए, मान लो 1 लाख का लोन लिए, और आपने ये जो बॉन्ड था ना, ये आप उसका जेरोक्स करा के आप उसे एज अ कोलेटरल मतलब मॉर्गेज कर दिए उस जिससे भी आप लोन ले रहे हो, फिर ताकि उस पर भरोसा कर सके वो आप पे। कल को अगर आप लोन आप वापस ना भी कर पाओ, तो ये बॉन्ड जो है इसको सेल करके वो ले सके, तो इसे एज अ कोलेटरल भी यूज किया जाएगा। इसके बारे में गवर्नमेंट ने इजिली इसको अच्छे से वेरीफाई भी दिया है, ठीक है। इसी के साथ हम आज का लेक्चर को एंड करेंगे। उम्मीद करें आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे, और जैसे जैसे हम अभी अक्टूबर मंथ में आ चुके हैं, बहुत जल्दी हम अप्रैल तक सारे करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आप प्लीज़ मॉर्निंग और इवनिंग सेशन दोनों को अच्छे से फॉलो करिए। मैं आपको जो एश्योरमेंट दिया हूँ 95% का, 90 to 95% का करंट अफेयर जो भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में आने वाला है, इसका मैं एश्योरमेंट देता हूँ कि ये मेरे ही दोनों मॉर्निंग और इवनिंग क्लासेस से आएगा क्वेश्चन। आप मुझे एग्जामिनेशन में बोलिएगा, इतना मैं एश्योर आपको कर रहा हूँ कि 19-20 16 करके टॉपिक को वो पूछेगा, बट पूछेगा यहीं से। तो 90-95% अगर आप करंट अफेयर्स कर पा रहे हो ना यूपीएससी के एग्जाम में, तो वो आपके लिए मोर देन एनफ हो गया। उसके बाद आप करंट अफेयर्स को टेंशन ही भूल जाइए, आप करंट स्टैटिक पार्ट जहां से पढ़े हो आप रिवीजन करते रहिए, करंट अफेयर्स आप फुली मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस मेरे से जो भी मैं बोल रहा हूँ बस उसको स्ट्रिक्टली अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करते रहिए। जैसे देखिए मैं भी देखता हूँ कैसे करके आपका करंट अफेयर सेक्शन पीछे हो जाता है, ठीक है, पीछे नहीं रहेगा, इतना मैं आपको अश्योर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू। तो इसी के साथ हम भी आज विदा लेते हैं, कल मिलेंगे इसी टाइम में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।